ओके, आओ सब लोग, पेज नंबर कौन सा? 357। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, बराबर है? तो लिखिए आप इसमें 2 लाइन। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? और कुछ नहीं बल्कि कुछ इस प्रकार से एक कैश अकाउंट बनाना जिससे हमें ये पता चले कि कैश आई कहां से और कैश गई कहां पे। तो इससे पहले कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं, हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट जिसका नाम हम बनाएंगे देंगे कैश अकाउंट। पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे और उसके बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको कैश में 2 चीजें समझ में आनी चाहिए। दिए हुए डाटा से कैश आई कहां पे और कैश गई कहां पे। अगर ये 2 चीजें आपके समझ में आ जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कोई कठिन काम नहीं है। तो जैसे इलस्ट्रेशन 1 दिया है, देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है आपको कितना? 30,000। अरे हाँ कि ना? क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है कितना? 34,000। अब अगर आप कैश अकाउंट बनाओ तो ओपनिंग कैश बैलेंस कैश अकाउंट के कौन से साइड में डालोगे? डेबिट में। और क्लोजिंग कैश बैलेंस को कैश अकाउंट के कौन से साइड में डालोगे? क्रेडिट में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टॉक डिक्रीज होता है, स्टॉक अगर क्या होता है? डिक्रीज होता है। स्टॉक हमारी एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है। स्टॉक अकाउंट अगर बना के स्टॉक को डिक्रीज करना है तो स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो इसका मतलब है कैश को क्या करेंगे? डेबिट। लॉजिक है। स्टॉक गया, स्टॉक गोज आउट मतलब ही कैश कम्स इन। अरे बाबा, एक प्रकार से अगर आपका स्टॉक घटता है तो स्टॉक जाता है तो बदले में आपके पास क्या आता है? कैश आता है। तो कैश को डेबिट होगा और स्टॉक को क्रेडिट होगा। इंक्रीज होता है आपका बिल पेएबल। बिल पेएबल आपकी एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी। अगर आपको बिल पेएबल को इंक्रीज करना है तो आप बिल पेएबल को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो कैश को क्या करोगे? डेबिट। लॉजिक क्या है इसके पीछे कि बिल पेएबल बढ़ने से कैश डेबिट कैसे हुई? अब सीधी सी बात है, इसका लॉजिक और बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलो आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिल पेएबल बढ़ने का रीजन क्या होगा? कि आपने कोई गुड्स परचेस किए जिसके बदले में आपने बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया। अरे हाँ कि ना? अगर आप गुड्स परचेस करते हो तो बदले में बिल को क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो। नाउ व्हाट हैड हैपेंड? यू हैव परचेस द गुड्स, यू हैव एक्सेप्टेड द बिल। आपने गुड्स परचेस किया तो आपका क्या बढ़ा? स्टॉक। परचेस करके गुड्स को आपने बेचा होगा, बेचा होगा तो आपके पास क्या आई होगी? कैश। तो अगर मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, मेरे बिल पेएबल बढ़ रहे हैं, तो ये इस चीज का एक प्रकार से इंडिकेटर है कि कहीं ना कहीं मेरी पास मेरे क्या बढ़ रही है? कैश। आप डालो ना, एक शॉप डालो आप, कुछ नहीं है आपके शॉप में, यू आर सिटिंग ब्लैंक इन अ शॉप, राइट? परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, एक्सेप्ट द बिल। क्या बढ़ी आपकी? लायबिलिटी बढ़ी। उस माल को बेच दो, क्या आई आपके पास? कैश है। तो जब हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो एक्चुअली कैश आती है। तो जब यहां पे दिया है इंक्रीज इन बिल पेएबल तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? कैश को डेबिट और बिल पेएबल को क्रेडिट। अब आप ही खुद बताना अगली एंट्री का इंप्लीकेशन क्या होगा? अगली एंट्री में आपको दिया है कि आपने सेल की आपकी फिक्स असेट। फिक्स असेट सेल करते हो तो कैश पे इसका क्या असर गिरेगा? कैश को डेबिट होगा और फिक्स असेट को क्रेडिट होगा। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है, सेलिंग द फिक्स असेट, इट एक्चुअली इंक्रीजेस योर कैश बैलेंस। व्हाट इज द नेक्स्ट? पेमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन। लोन इज योर लायबिलिटी, यू हैव रिपेड द लोन। एंट्री बताओ। लोन को डेबिट और कैश को क्रेडिट। तो कैश आई या गई? गई। नेट प्रॉफिट हुआ आपको कितने का? 4,000 का। वेन यू अर्न द नेट प्रॉफिट, व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ अर्निंग द नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट अर्न किया तो प्रॉफिट बढ़ा, तो प्रॉफिट को क्या होगा? क्रेडिट। तो आप अल्टीमेटली किसको डेबिट करोगे? कैश को डेबिट। अरे बाबा, आपका प्रॉफिट बढ़ता है मतलब क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं से क्या आई है आपके पास? कैश आई है। तो मुझे बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट बात की बात है कि इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फंडा क्या है, इसको बनाने का लॉजिक क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे नहीं जाते हैं। पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। चलिए, हेडिंग दिया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हेडिंग दीजिए सब लोग।
लिखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट is a statement which shows inflows and outflows of cash. Cash flow statement is a statement which shows inflows and outflows of cash. पैसा आया कहाँ से और पैसा गया कहाँ पे, ये दिखाने वाला स्टेटमेंट मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट. From the given problem, we first prepare a traditional cash account जो भी प्रॉब्लम हमें दिया है इसके बेसिस पे हम पहले एक ट्रेडिशनल कैश अकाउंट बनाएंगे. बेस्ड ऑन द कैश अकाउंट we will prepare cash flow statement in a format. फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट को इस कैश अकाउंट के बेसिस पे हम बनाएंगे, किसमें, फॉर्मेट में. तो आइए सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 करते हैं. आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 360. बना सकते हैं इसको. इलस्ट्रेशन 1 ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 360. तो क्या दिया है आपको, डेटा दिया है पर्टिकुलर्स और अमाउंट का. इसको हम बोलेंगे वर्किंग नोट. प्रिपरेशन ऑफ कैश अकाउंट. कैश अकाउंट जैसा कैश अकाउंट बनाना है आपको. पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट. और खास सिर्फ आपकी समझ के लिए मैं इसमें आपको जर्नल एंट्रीज भी लिखाऊंगा. जर्नल एंट्रीज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलेगा. चलिए जी, ध्यान देंगे सब लोग किस पे, अपने दिए हुए प्रॉब्लम. ओपनिंग कैश बैलेंस को कहां लिखेंगे, डेबिट में. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 30,000. क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है, 34,000. यहां कहीं लिख लेते हैं क्लोजिंग. बाय बैलेंस सीडी लिख लेते हैं इसको, मतलब ये आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा. कितना है, 34,000. अब दिए हुए पूरे प्रॉब्लम से ये समझिए कि कैश आई कहां से और कैश गई कहां पे. अगला ट्रांजैक्शन सब लोग ध्यान से देखेंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डिक्रीज इन स्टॉक. कितने से डिक्रीज हुआ है आपका स्टॉक, 16,000 से. स्टॉक को डिक्रीज होना मतलब स्टॉक का क्रेडिट होना, तो कैश का डेबिट होना. तो यहाँ पे हम एक प्रोफार्मा जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसको अपन बोलेंगे कैश अकाउंट को डेबिट, टू स्टॉक अकाउंट. कितना रुपया बेटा, 16,000. और नरेशन में हमारी समझ के लिए हम लिखेंगे बीइंग डिक्रीज इन स्टॉक.
भाई स्टॉक डिक्रीज हुआ तो कैश को डेबिट करेंगे, टू यहां लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक, कितना रे 16,000। यहां पे टू स्टॉक अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे टू डिक्रीज इन स्टॉक। चलिए अगले इस पे चलते हैं। अगला क्या दिया है आपको, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को बढ़ाना है तो लायबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे, कैश को। एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। $24,000 टू बिल्स पेएबल 24,000, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंक्रीज इन बिल पेएबल। चलो कैश को डेबिट होना तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू इंक्रीज इन बिल पेएबल। कितना बेटा 24,000। इज दैट ओके। अगले ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, उसमें हमको दिया है कि हमने सेल किया किसका, फिक्स असेट का। कितने रुपए का, 60,000 का। फिक्स असेट अगर सेल होता है तो फिक्स असेट को क्रेडिट, तो कैश को होगा डेबिट। आइए हम हमारे समझ के लिए जर्नल एंट्री बना लेते हैं। कैश अकाउंट को डेबिट, कितना अमाउंट है 60,000 टू फिक्स असेट 60,000, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैश आई है फिक्स असेट को बेचने की वजह से, तो यहां डेबिट में लिखेंगे टू सेल ऑफ फिक्स असेट। मेरी मानो तो यहां टू और बाय का कुछ काम है ही नहीं, पर ठीक है लिखा तो चलेगा। एक्चुअली ये कैश अकाउंट हम हमारी वर्किंग नोट के तौर पे प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली अ फॉर्मेट ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट इट इज अ बेस फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। 60,000 सेल ऑफ फिक्स असेट। आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्या है बेटा, पेमेंट किया हमने किसका, लॉन्ग टर्म लोन का। कितना 1,00,000 रुपया। लॉन्ग टर्म लोन को पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे, लॉन्ग टर्म लोन को डेबिट और कैश को क्रेडिट। आइए फिर एक जर्नल एंट्री हमारी समझ के लिए पास करते हैं। लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट को डेबिट 1,00,000 टू कैश अकाउंट को क्रेडिट 1,00,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग लॉन्ग टर्म लोन पेड। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे कैश के बाय रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 1,00,000। इज दैट क्लियर। व्हाट नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट है। वैसे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट की भी अपनी एक जर्नल एंट्री बनती है, आप उसको कैश से रिलेट करो तो प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीजेस योर कैश बैलेंस। इज दैट ओके और नॉट। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट को डेबिट 4,000 टू नेट प्रॉफिट को क्रेडिट 4,000, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग नेट प्रॉफिट मेड। कितना नेट प्रॉफिट हुआ हमें 4,000, तो इससे कैश बढ़ेगा टू नेट प्रॉफिट 4,000। अब आइडियली अगर कैश आई कहां से और कैश गई कहां पे,
इसका पूरा हिसाब आपका बराबर है, तो ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश बैलेंस आपका क्या होना चाहिए, टैली होना ही चाहिए। होता है क्या देखेंगे, 1,34,000 डेबिट की टोटल आती क्या, करके देखो। 16 और 24 40, 40 और 30 70, 70 और 60 31, 31 और 4 1,34,000। तो क्रेडिट की टोटल भी कितनी है, 1,30,000। अब एक बार कैश अकाउंट बन जाए, ये पता चल गया कि कैश आई कहां से और कैश गई कहां पे, तो इसके बाद क्या बनाया जा सकता है, कैश फ्लो का स्टेटमेंट। इज दैट ओके, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में एक फॉर्मेट है जो तय किया है अथॉरिटीज ने या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने या इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ने। इन्होंने बताया कि इस फॉर्मेट में हमें क्या बना के चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के चाहिए। तो पेज नंबर 359 पे आएंगे सब लोग, और वही फॉर्मेट ऑफ अ कैश फ्लो जो आपको दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, इसको आपको ध्यान से देखना है। ये फॉर्मेट ऑफ अ कैश फ्लो क्या बोलता है, तो इसमें आने वाले पैसे को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा दिया है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा दिया है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमारे पास पैसा 3 जगह से आता है या 3 जगहों पे जाता है। पहला है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन का क्या क्या हिस्सा है, तो चलिए देखिए, जैसे आपका एडजस्ट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, अगर आप आपके बुक में डेप्रिसिएशन ऐड करते हो, डेप्रिसिएशन क्या करते हो, ऐड करते हो, तो एक्चुअली में डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस योर नेट प्रॉफिट। जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो इट रिड्यूसेस योर नेट प्रॉफिट, बट आइडियली डेप्रिसिएशन डज नॉट रिड्यूस योर कैश बैलेंस। लॉजिक को समझने की कोशिश करो। अपने आंखों के सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाओ। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आप क्या डालते हो, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को डेबिट करने से आपका क्या घटता है, क्या घटता है, नेट प्रॉफिट। पर क्या आपकी कैश घटती है क्या, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन को डेबिट और फिक्स असेट को क्रेडिट। जब आपने फिक्स असेट खरीदा या फिक्स असेट बेचा, वो आपके कैश बैलेंस पे इफेक्ट डालता है, पर डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, जिससे ना तो कैश बैलेंस घटता है ना तो बढ़ता है। अब मुझे एक सीधी सी बात बताइए, आपके लॉजिक के लिए मैं बताता हूं, सब लोग ध्यान देंगे एकदम आराम से, ठीक है। ये एक बिजनेस है, इसके पास ओपनिंग स्टॉक था से 1,000 रुपीज का, इसने परचेस किए गुड्स, चलिए ओपनिंग स्टॉक 0 कर देते फॉर टाइम भी। इसने गुड्स परचेस किए 1,10,000 के। अब गुड्स परचेस किए तो कैश आई या गई, गई। गुड्स परचेस किए तो कैश गई। इसने कैश में सेल किया, मान के चलो 20,000 रुपए का, तो कैश आई या गई, आई। इसके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है 5,000 रुपए का, तो इस बंदे का ग्रॉस प्रॉफिट भी बनेगा कितना, कितना ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा, 15,000। आप ग्रॉस प्रॉफिट को बॉट डाउन करेंगे, यहाँ टोटल कर लेंगे। डेबिट की टोटल कितनी, 25,000, और क्रेडिट की टोटल भी कितनी, 25,000। यहां तक कोई डाउट है, नहीं। अब इस बंदे का ट्रेडिंग अकाउंट अगर बन गया, तो मुझे इस ट्रेडिंग अकाउंट से बताइए आप, आपका क्या गेसिंग है, आपका क्या एस्टिमेट है, इसके पास कितना कैश बैलेंस होना चाहिए, सोच के बताओ भैया। इस बंदे के पास माल बेच के 20,000 आया, माल खरीदने पे 10,000 गया, 10-20 आए 10 गए, तो आज इसके पास कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, 10,000 का क्या होना चाहिए, कैश बैलेंस होना चाहिए। चलिए, यही बंदा आगे चल के अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएगा, तो ये बोलेगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 15,000, पर इसके पास कैश नहीं है 15,000, इसके पास कैश 15,000 नहीं है, इसके पास कैश कितनी है, 10,000 है। नहीं, कैश परचेस है, चल तेरे लिए और इजी कर देता, ले क्रेडिट का बिजनेस ही नहीं है ये, उसका ट्रेडिंग अकाउंट में कैश परचेस है और कैश में क्या किया है उसने,
सेल किया है। अब उसके पास कैश कितनी है 10,000, उसके बावजूद भी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 15,000। पूरा लॉजिक यहीं से क्लियर होगा। अब उसका ग्रॉस प्रॉफिट है 15,000, उसने सैलरी पे की कैश में, सैलरी पे करी तो कैश आई या गई? गई। मान के चलो उसने 2,000 की क्या पे करी? सैलरी। उसने ऑफिस एक्सपेंसेस किए, मान के चलो 3,000 की, कैश आई या गई? गई। इस बंदे ने अपने बिजनेस में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 5,000 का, कैश आई या गई? आई भी नहीं और गई भी नहीं। उसके बाद इस बंदे के पास बचा उसका नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 5,000। और ये हो गई उसकी टोटल अपने ट्रेडिंग अकाउंट की। इधर की टोटल 15,000 और इधर की टोटल भी कितनी? 15,000। इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब मुझे बताओ, अगर ये बंदा बोलता है कि मेरा नेट प्रॉफिट कितने का है? 5,000 का, तो आप बोलोगे कि भाई तेरे पास कितने रुपए आए, कैश इनफ्लो हुआ? 5,000। एक्चुअली में देखो, इस बंदे के पास वास्तव में कैश इनफ्लो कितने का था? 10,000 का। 10 में से सैलरी पे गए कितने? 2। ऑफिस एक्सपेंसेस पे गए कितने? 3। 10 में से टोटल कितने गए? 5। तो बचने कितने चाहिए? 5। बराबर है? इज दैट ओके? तो ये जो डेप्रिसिएशन पे पैसा गया है, ये सच में उसकी कैश कम हुई है क्या? नहीं है। तो आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कीजिए। इस बंदे का नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 5,000। आज इसके पास कैश कितनी होनी चाहिए? अच्छा, एक काम करते, इसको ट्विस्ट करते, स्टॉक के कॉन्सेप्ट को माइनस कर देते, यहां से क्लोजिंग स्टॉक हटा देता हूं मैं। तो इस बंदे का ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिखेगा? 10,000। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही कैश इनफ्लो है। अरे हाँ कि ना? अब देखिए, इसको मिक्स नहीं करते, सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला फंडा समझा रहा हूं। अब बोलो, इसके बिजनेस में सेल कितने का है? 20,000 का। परचेस कितने के? 10 के। तो इसके पास कैश कितनी है? 10,000। 10 में से इसने सैलरी दी कितने की? 2 की। ऑफिस एक्सपेंसेस दिया कितने का? 3 का। डेप्रिसिएशन लगाया कितने का? 5 को चेंज कर देते, चलो 3 कर देते, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा? 2,000। अब आप, ये बंदा अगर अपने आप से पूछता है कि पूरी एक्टिविटी मेरी खत्म हो गई, माल खरीदा, माल बेचा, सारे खर्चे के क्या दे दिए? पैसे दे दिए, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 2,000। तो मेरे पास कैश भी कितनी होनी चाहिए? 2,000। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। उस बंदे के पास कैश थी 10, जिसमें से 2,000 की गई क्या? सैलरी। 3,000 के गए क्या? ऑफिस एक्सपेंसेस। 3,000 का डेप्रिसिएशन खर्चा तो है, पर कैश नहीं गई। तो 10 में से 5 गए, उसके पास कितने बचने चाहिए? 5। तो सही मायने में अगर आप पूछोगे बंदे के पास कैश कितना है, तो आप बोलोगे कैश बैलेंस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। तो इसका अगर नेट प्रॉफिट 2,000 है, इसमें आप डेप्रिसिएशन 3,000 क्या करते हो? ऐड करते हो, तो इसके पास कैश बैलेंस कितना है? 5,000। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जब हमने फॉर्मेट बनाया इन लोगों ने, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो आपके पास जो भी नेट प्रॉफिट है उसको आप लिख लीजिए पहले, उसमें क्या ऐड करेंगे आप? डेप्रिसिएशन। अब इसमें इंटरेस्ट पेड भी आपको क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि आप जब इंटरेस्ट पे करते हो, और एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कौन सा? एक है आपका ऑपरेटिंग, एक है आपका इन्वेस्टिंग, और दूसरा है आपका फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब बैच का कमाना या तो इंटरेस्ट का पे करना। हर वो व्यक्ति जिसने आपके बिजनेस में क्या लगाया है? पैसा, या तो उससे पैसा आता है या तो उसको पैसा जाता है। मान के चलो आप प्रोप्राइटर हो, तो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, एंट्री क्या पास करोगे? कैश को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट। कैश आई, पर कौन से एक्टिविटी से आई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। मालिक ने ड्राइंग भी की, एंट्री क्या पास करोगे? ड्राइंग को डेबिट, कैश को क्रेडिट। कैश गई, पर कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है वो? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिजनेस के लिए फाइनेंस का अरेंज हो रहा है। आप एक कंपनी हो, आपने शेयर कैपिटल इशू किया, जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? बैंक को डेबिट, कैपिटल को क्रेडिट। कैश आई, कौन से एक्टिविटी का हिस्सा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, क्योंकि आप आपके बिजनेस के लिए क्या जनरेट कर रहे हो?
फाइनेंस जनरेट कर रहे हो। आपने आपके शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया, जैसे इंडिविजुअल प्रोप्राइटर के केस में ओनर ड्राइंग करता है, कंपनी के केस में ड्राइंग नहीं होती है। ओनर्स को क्या पे किया जाता है? डिविडेंड पे किया जाता है। आपने आपके शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया, कैश गई, एंट्री क्या पास करोगे? डिविडेंड को डेबिट और बैंक कैश को क्रेडिट। पैसा गया, किसका हिस्सा है वो? फाइनेंसिंग। शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था, क्यों? ताकि बिजनेस में क्या अरेंज कर सके वो? फाइनेंस या पैसा। आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया बैंक से 5 लाख रुपए का, एंट्री क्या पास करोगे? बैंक को डेबिट और लोन फ्रॉम बैंक को क्रेडिट। पैसा आया, ये पैसा किस माध्यम से आया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया। आपका पर्पस क्या था लोन लेने का? कि आप बिजनेस के लिए क्या अरेंज कर सको? फाइनेंस अरेंज कर सको। ठीक है, लोन लेने के बाद आपने उस लोन पे इंटरेस्ट भी पे किया 50,000 का। जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? इंटरेस्ट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। आपका पैसा गया, गया, पर कौन सी एक्टिविटी के मद्देनजर गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। व्हाई आर यू पेइंग द इंटरेस्ट? बिकॉज यू हैव अरेंज द फाइनेंस फॉर द बिजनेस। तो ये एक्टिविटी ही अलग है, फाइनेंस एक्टिविटी, जिसका मकसद होता है बिजनेस करने के लिए पैसा अरेंज करना, तो पैसा आता है, उसके बदले में इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना, तो पैसा जाता है। फिर एक दिन आपने 5 लाख का लिया हुआ लोन भी रिपे कर दिया, पैसा आया कि गया? गया। कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, कि फाइनेंस एक्टिविटी का? फाइनेंस एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी जो बिजनेस में इसलिए की जाती है ताकि आप बिजनेस के लिए क्या अरेंज कर सको? फंड्स। उसको कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे अपन? फाइनेंस। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है। शेयर्स और इशू, डिबेंचर अगर इशू किए तो बिजनेस में पैसा आता है, एंट्री होती है कैश को डेबिट, शेयर या डिबेंचर को क्रेडिट। लोन अगर आपने लिया तो एंट्री क्या पास करते हो? कैश को डेबिट और लोन को क्रेडिट। तो यहां से अगर पैसा आता है तो इसको क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा जाता कहां कहां पे? अगर आपने रिडम्पशन कर लिया, शेयर्स का पैसा वापस दे दिया शेयर होल्डर को, या डिबेंचर का पैसा वापस दे दिया डिबेंचर होल्डर को, एंट्री क्या पास करोगे? शेयर या डिबेंचर को डेबिट और कैश बैंक को क्रेडिट। पैसा गया, पर कौन सी एक्टिविटी से गया वो पैसा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी उसकी कैटेगरी कहलाएगी। फिर आपने लोन को रीपे कर दिया, एंट्री क्या पास करोगे? लोन को डेबिट और कैश बैंक को क्रेडिट। पैसा गया, पर वो कौन सी एक्टिविटी या कौन सी कैटेगरी का है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आपने इंटरेस्ट पे किया, आपके जो पैसा तो आपने अरेंज किया था बिजनेस के लिए। अब जो भी व्यक्ति आपके बिजनेस में पैसा लगाता है, इफ ही इज अ शेयर होल्डर ही विल गेट अ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी डिविडेंड पाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस डिविडेंड पाएगा। अगर उसने डिबेंचर सब्सक्राइब किए आपके कंपनी के, तो बदले में वो क्या पाएगा? इंटरेस्ट। अरे हाँ कि ना? तो आप इंटरेस्ट पे करो या डिविडेंड पे करो, आपका पैसा जा रहा है, जा रहा है, पर वो कौन सी एक्टिविटी का हिस्सा है? आपकी फाइनेंस एक्टिविटी का हिस्सा है। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद एक होती है आपके बिजनेस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कैटेगरी एकदम अलग है। बिजनेस में फाइनेंस का अरेंज करना मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना। अब हमने शेयर इशू करके पैसा अरेंज किया हो, पैसा आया। डिबेंचर इशू करके पैसा अरेंज किया हो, बिजनेस में पैसा आया। लॉन्ग टर्म लोन लेके पैसा अरेंज किया हो, बिजनेस में पैसा आया। अब इतना सब पैसा आने के बाद आमतौर पे लॉन्ग टर्म फंड जो हमारे पास आए, शेयर एक लॉन्ग टर्म फंड है, प्रेफरेंस शेयर एक लॉन्ग टर्म फंड है, डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म फंड है, और अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो वो भी आपका क्या है? लॉन्ग टर्म फंड है। आइडियली आप इन सब लॉन्ग टर्म फंड्स का करते क्या हो? फिक्स असेट में इन्वेस्ट करते हो। पैसा तो आपके पास आ गया, अब कर करके करोगे क्या? लैंड खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, मशीनरी खरीदोगे, प्लांट खरीदोगे। और इन चीजों को बिजनेस में कहा जाता है कि आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। पहले बिजनेस में पैसा खड़ा करना पड़ता है, तो पैसा आता है, या तो मालिक लगाता है, शेयर होल्डर लगाता है, या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर लगाता है, या तो डिबेंचर होल्डर लगाता है, या तो आपको लॉन्ग टर्म लोन देने वाले लोग आपके बिजनेस में क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं। तो यहां से आपने अरेंज किया क्या? फाइनेंस। यहां पे या तो पैसा आता है, या तो वापस किया तो पैसा जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्लियर हो गई दिमाग में? अब उस पैसों का करेंगे क्या आप? इन्वेस्टमेंट करेंगे। किस चीज में? लॉन्ग टर्म और फिक्स असेट्स में। तो देखिए, अगर आपने वो पैसा जो आपका आया है, या आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? या तो आपको अभी के अभी जरूरत है, मान के चलो आपने शेयर इशू किया 10 लाख रुपए, पर आपको मशीन प्लांट खरीदने के लिए थोड़ा सा टाइम है। टाइम मतलब पैसा तो आज आ गया इन द मंथ ऑफ जनवरी, पर आपको प्लांट मशीनरी खरीदनी है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो जनवरी से लेकर अगस्त तक आप अपने पैसों को कहीं ना कहीं क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। अरे फोकट में रखोगे क्या वो पैसा कैश में तिजोरी में भर के, कि उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे? इन्वेस्ट करोगे। तो मान के चलो आपने कुछ बॉन्ड या किसी और कंपनी के डिबेंचर
अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो एज अ कंपनी आपकी लायबिलिटी है, पर अगर आप किसी और के डिबेंचर में पैसा डालते हो तो आपके लिए एसेट है। ये बात समझ में आई? तो आप आपका पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो यू आर इनटू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बोलो, आपने अगर फिक्स डिपॉजिट खरीदा 6 महीने के लिए, एंट्री क्या पास करोगे? फिक्स डिपॉजिट को डेबिट और कैश को क्रेडिट, आपका पैसा गया। बट नाउ दिस एक्टिविटी फॉर्म पार्ट ऑफ विच सेक्शन या विच बाइफर्गेशन? इट इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद आपको कुछ और काम था उस पैसों का, तो आपने आपकी फिक्स डिपॉजिट को तोड़ दिया या विड्रॉ कर दिया। एंट्री क्या पास करोगे? कैश या बैंक को डेबिट और फिक्स डिपॉजिट को क्रेडिट। पैसा आया। अब ये जो पैसा आया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया? इन्वेस्टिंग। गया भी था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और आया भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब चलो, जब आपने एफडी किया था तो पैसा गया था, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब आपने एफडी तोड़ी तो पैसा आया, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्ट। अब उस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट भी मिला। आपने एफडी कराई थी 10 लाख की, वापस मिलते हो तो आपको 10,50,000 रुपए मिले। तो ये एक्स्ट्रा जो 50,000 रुपए मिले, ये भी पैसा आया कि नहीं आया? ये आपकी इनकम है कि नहीं? एंट्री क्या पास करोगे? कैश को डेबिट और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट। अब ये जो कैश आया, ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? क्या आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? क्या बैंक में पैसा बैंक में डालना और उससे इंटरेस्ट कमाना, ये आपका ऑपरेशन का पार्ट है क्या? नहीं। क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्या? नहीं। ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और बताता हूं, आपने शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, बॉन्ड इशू किए, लॉन्ग टर्म लोन लिया, आपके पास पैसा आया, कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उस पैसे से आपने बिल्डिंग खरीदी, इन्वेस्टमेंट किया। बिल्डिंग एक्चुअली बिजनेस में की गई क्या मानी जाती है? इन्वेस्टमेंट। एंट्री क्या पास करोगे? बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग को डेबिट और कैश को क्रेडिट। अब कैश के क्रेडिट में एक एंट्री आई है, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक दिन आपने वो बिल्डिंग बेच भी दी, एंट्री क्या पास करोगे? कैश को डेबिट और बिल्डिंग को क्रेडिट। पैसा आया, कौन सी एक्टिविटी से आया ये पैसा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कि इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अब बिल्डिंग को बेचना ये आपका ऑपरेशन नहीं है, ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट थी जिसको बेची, जिससे आपको क्या आया? पैसा आया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू श्योर यू आर गेटिंग मी? ओके। तो आइए, यहां पे क्या दिया है उन्होंने, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है। अगर आपके पास इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको मिलता है, इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है, हम इंटरेस्ट किस पे कमाते हैं? हमारे इन्वेस्टमेंट पे। डिविडेंड किस पे कमाते हैं? इन्वेस्टमेंट पे। हम डिविडेंड देते किस पे? हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। और हमें इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता किस पे है? हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पे। दो चीजें, एज अ कंपनी आप डिविडेंड पे भी करते हो और डिविडेंड रिसीव भी करते हो। आप इंटरेस्ट पे भी करते हो और आप इंटरेस्ट रिसीव भी करते हो। आपने सेल किया फिक्स एसेट तो पैसा आया, या आपने इन्वेस्टमेंट आपकी सेल की तो आपके पास क्या आया? पैसा। बिल्डिंग हो, प्लांट मशीनरी हो, एनीथिंग विल बी टर्म्ड एज अ इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस पर्पस। उसके बाद आपने परचेस किया फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट, तो इसको लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां से आपका पैसा गया है। अरे हाँ कि ना? तो इसमें से जो भी प्लस माइनस करोगे, इसको आप बोलोगे नेट कैश फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमारा ऑपरेशन का पार्ट क्या है? गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना, ये हमारे ऑपरेशन का पार्ट है। क्रेडिटर से उधारी में खरीदना, बाद में क्रेडिटर को क्या देना? पैसा देना, ये किसका पार्ट है? हमारा ऑपरेशन का पार्ट है। माल खरीदा, बिल पेएबल को एक्सेप्ट करना, बाद में बिल पेएबल को हॉनर करना, किसका पार्ट है? हमारे ऑपरेशन का। अरे हाँ कि ना? सैलरी पे करना किसका पार्ट है? हमारे ऑपरेशन एक्टिविटी। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस करना किसका पार्ट है? हमारे ऑपरेटिंग है। हमारा ओपनिंग स्टॉक का बढ़ना या क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना, या ओपनिंग स्टॉक का कम होना या क्लोजिंग स्टॉक का कम होना, सब किसका पार्ट है? आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ कि ना? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है? तो सबसे मेन तो ये है कि आपने क्या देखा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट से शुरुआत करो। आपका नेट प्रॉफिट किसका हिस्सा है? आपके ऑपरेशन का हिस्सा है। उसमें कुछ नॉन ऑपरेटिंग चीजें भी आ गई। अब सबसे पहले तो ये लॉजिक क्लियर कर लो कि डेप्रिसिएशन को ऐड करने के पीछे लॉजिक क्या है। यही तो यहां पे सीखा हमने, ये जो एग्जांपल लिया था। यहां पे आपका नेट प्रॉफिट कितना था? 2000, पर आपके पास कैश फ्लो कितना था? 5000। क्यों कैश नेट प्रॉफिट 2 दिख रहा है पर कैश फ्लो 5 है? क्योंकि आपने पीएनएल के डेबिट में क्या डाला था? डेप्रिसिएशन। जो आपका प्रॉफिट तो घटाता है पर आपकी कैश को घटाता नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, हमारे नेट प्रॉफिट से। इस नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करेंगे हम?
डेप्रिसिएशन। फिर हम क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, पीएनएल के डेबिट में डाल रहे हो, कैश भी जा रही है, बट ये जो कैश जा रही है इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट इट इज द पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट क्यों पे किया? क्योंकि किसी से कुछ ना कुछ बोरो किया था, फंड लिया था, पैसा लिया था, जिसपे आप क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो एक्चुअली में इंटरेस्ट पेड को यहां ऐड करना है तो नीचे देखो आपको माइनस करना है। नीचे क्या करना है आपको? माइनस। बस एक बाइफर्केशन है। इंटरेस्ट पेड इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस करने के लिए लोन लेना ही पड़ता और इंटरेस्ट देना ही पड़ता। ये लॉजिक कोई सही लॉजिक नहीं है। पर फिर भी अगर आप बोरो करते हो फंड और उस पर इंटरेस्ट पे करते हो तो ये आपके ऑपरेशन का हिस्सा नहीं। दो दुकान है, एक राम की एक श्याम की। राम का पैसा खुद का है, श्याम का लोन लिया हुआ पैसा है। धंधा दोनों का सेम है, दुकान दोनों का सेम है, सेल दोनों का सेम है। पर राम ने लोन लिया है तो राम क्या पे करता है? इंटरेस्ट। श्याम ने लोन नहीं लिया तो श्याम क्या पे नहीं करता? इंटरेस्ट। तो क्या इंटरेस्ट पे करना हर किसी के लिए कंपलसरी ऑपरेशन का पार्ट है क्या? नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट आपने पे किया भी है तो उसको आपके नेट प्रॉफिट में ऐड कर लो। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ये ऑफिस एक्सपेंसेस की जगह 3,000 रुपए का क्या होता? इंटरेस्ट होता। तो आप बोलते मुझे ऑपरेशन से कितना पैसा आया? पहले तो 10, उसमें से ऑपरेशन का खर्चा कितना है? सैलरी कितने गए? 2। तो ऑपरेटिंग मेरा प्रॉफिट कितना है? कैश फ्लो कितना है? 8,000। 8,000 पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे मुझे ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हुआ? 8,000 का कैश जनरेट हुआ। ये मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। दो तरीके होते पढ़ने के, या तो फॉर्मेट रट लो और एग्जाम में जाके क्या करके आप लिख के तो भी मार्क्स मिलते। लॉजिक इसलिए क्योंकि आपके लाइफ की 12th स्टैंडर्ड सिर्फ शुरुआत है, इट इज नॉट एन एंड। आगे चल के कैश फ्लो एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट बनेगा, आपका मेन स्ट्रीम क्वेश्चन बनेगा। अगर आप सीए वगैरह जैसा कोर्स करते हो तो उस टाइम पे जो हेल्प करेगा आपको वो है आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये जितनी स्ट्रांग रहेगी आंसर उतना ही कैसा आएगा? सही आएगा। आर यू गेटिंग? फिर यहां पे है लॉस ऑन सेल ऑफ क्या? एसेट। मान के चलो यहां पे आपने एक एसेट बेचा, उस पे आपको क्या हुआ? लॉस। अब मुझे बोलो आपका नेट प्रॉफिट घटेगा? उससे घटेगा ना। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है तो उससे क्या घटा? आपका नेट प्रॉफिट। अब मुझे बोलो बिजनेस करते हो असेट बेचने से लॉस खाना ही पड़ता है, ये ऑपरेशन का कोई कंपलसरी हिस्सा है क्या? तो अगर आपको सही में ये पता करना है कि मेरे ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हुआ तो ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे अगर कभी आता है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे बोलो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट क्या है? अगर ये लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है तो ये क्या है? जर्नल एंट्री बताओ लॉस ऑन सेल ऑफ असेट की। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट को डेबिट और एसेट को क्रेडिट। यहां कहीं कैश आ नहीं रही, कहीं कैश जा नहीं रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको यहां ऐड किया तो इन्वेस्टिंग में क्या करना पड़ेगा? माइनस। इन्वेस्टिंग में माइनस नहीं होगा। लॉस भले ही हुआ है आपको सेल ऑफ असेट पे, ये तब हुआ है जब आपने असेट सेल किया। एंट्री क्या होती है असेट को सेल करने की? कैश को डेबिट और एसेट को क्रेडिट। कैश आई हमारे पास एसेट को बेच के, पर उसके साथ उसका क्या हुआ? लॉस भी हुआ। पर लॉस की जर्नल एंट्री में ना तो कैश आता है ना तो कैश जाता। उसके बाद आपको मिलेगा इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव किया अगर आपने, तो उसको क्या करो? माइनस। फिर आप बोलोगे सर माइनस क्यों करना? इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया तो एक्चुअली क्या होगा? इसी क्वेश्चन में आगे जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे अगर आपको डिविडेंड दिखेगा, मान के चलो कितने का? 2,000 का, तो आपका नेट प्रॉफिट 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप बोलोगे कि मेरा नेट प्रॉफिट 4 है पर इसमें एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी जुड़ा हुआ है, वो क्या है? डिविडेंड। अब डिविडेंड कमाना मेरे ऑपरेशन का हिस्सा है क्या? नहीं। ये इनकम मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट से आई है। ये इनकम कहां से आई है? इन्वेस्टमेंट से। और वास्तव में जब डिविडेंड मिला तो सिर्फ इनकम नहीं हुई है बल्कि उसके बदले में कैश भी आई है, क्योंकि डिविडेंड रिसीव करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश को डेबिट और डिविडेंड को क्रेडिट। तो इसलिए आप यहां से इसको माइनस करोगे, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव को, और कहां ऐड करोगे? आपके कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करो।
बहुत गहरा लॉजिक है। वास्तव में ये पहले था नहीं 12th स्टैंडर्ड में, और मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। ये वास्तव में पार्ट है सीए इंटरमीडिएट का, अकाउंटिंग नाम के चैप्टर में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसपे 20 मार्क का क्वेश्चन आता है सीए इंटरमीडिएट में, और 20 मार्क का क्वेश्चन आता है सीए फाइनल। बट इट इज जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन दैट दिस इज द थिंग यू आर गोइंग टू डील विथ इन योर फ्यूचर। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड पर्सन के लिए बनाया हुआ टॉपिक है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छों को नहीं जमता, अच्छे अच्छे टीचर को पढ़ाना नहीं जमता, और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को करना भी नहीं जमता। पर अगर लॉजिकली सोचे, क्या कैसा सोचे, लॉजिकली, तो ये चीज उतनी डिफिकल्ट भी नहीं। आर यू गेटिंग मी? गुड। अब यहां पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है, इसको भी आप आइडियली आपको क्या करना चाहिए, माइनस करना। मान के चलो जैसे डिविडेंड है, वैसे यहां पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या होगा, एसेट। पहले तो ये बताइए कि डबल एंट्री क्या होती है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट की, एसेट को डेबिट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को क्रेडिट। ना तो कैश आई ना तो कैश गई। इसलिए जब आप आपके ऑपरेशन से जनरेट किए गए कैश को निकालते हो, किससे जनरेट किए गए कैश को, ऑपरेशन से जनरेट किए गए कैश को आइडेंटिफाई करते हो, तो इस टाइप के इनकम को आप उसमें से नेट प्रॉफिट में से क्या करते हो, माइनस। अभी प्रॉफिट हो आपको सेल ऑफ एसेट करने से, तो उससे आपका क्या बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट। आइडियली आपका नेट प्रॉफिट देख के कोई ये सोचेगा या बोलेगा कंपनी बहुत अच्छी है कि इनका नेट प्रॉफिट इतना ज्यादा है, पर वास्तव में आपको आपके ऑपरेशन से, मान के चलो आपका व्यापार है मेडिसिन बेचने का, या आप बेचते हो फर्नीचर, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई देखेगा तो उसको उसमें क्या नजर आएगा, बहुत सारा नेट प्रॉफिट। तो वो ये सोचेगा कि आपका फर्नीचर का बिजनेस बहुत प्रॉफिट में चल रहा है, जिससे आपको बहुत सारा नेट प्रॉफिट हो रहा है और बहुत सारी कैश जनरेट कर रहे हो। पर ये सच्चाई नहीं है। बीच में क्या था, आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलता, आपका दुकान बिल्कुल नहीं चलता, आप पैसों की अड़चन में थे और आपने सदियों पुरानी आपके बाप दादा ने खरीदी हुई जमीन को बेच दिया। अब वो जमीन दादा ने खरीदी थी, आपके बुक में दिख रही थी 1 लाख की, आपने बेचा 1 करोड़ रुपए में, तो 99 लाख रुपए क्या दिखेगा आपका, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। उसकी वजह से क्या बढ़ा आपका, नेट प्रॉफिट। हालांकि देखा जाए तो आपके फर्नीचर के बिजनेस में आपको घाटा ही घाटा है। तो आप अगर फर्नीचर का बिजनेस करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हो, तो पैसा आ नहीं रहा, बल्कि आपका पैसा उसमें जा रहा है, पर नेट प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। चैप्टर का नाम ही क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही तो होते हैं दिखाने के दांत और खाने के दांत। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये और कुछ नहीं बल्कि दिखाने के दांत होते हैं। हमेशा उसमें जो चीज दिखती है वो उस बिजनेस की सही परिस्थिति को डिस्क्लोज करती नहीं है। एक आधे के बिजनेस में पीएनएल में नेट प्रॉफिट दिख जाना मतलब उसका धंधा बहुत तगड़ा है, ऐसा बोलना सही नहीं। धंधे में ऐसी तैसी होने के बावजूद भी इंसान क्या दिखा सकता है पीएनएल में, नेट प्रॉफिट। तो एक्चुअली बिजनेस की स्ट्रेंथ है उसका ऑपरेशन। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिजनेस में और ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है बिजनेस में, तो ही माना जाएगा कि बिजनेस क्या है, तगड़ा है। नहीं तो देखो ना, ऐसे कितने सारे बिजनेस होते हैं, धंधा नहीं चलता, दुकान नहीं चलता, कस्टमर नहीं है, पर प्रॉपर्टी आप बेच बेच के क्या कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। दिखता नेट प्रॉफिट, पर आया ऑपरेशन से या बिजनेस से नहीं बल्कि अदर एक्टिविटीज से, पर्टिकुलरली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये एनालिसिस अभी नहीं, पर समय के साथ आपका स्ट्रांग होते जाना चाहिए। अभी आपकी उम्र नहीं है, पर फिर भी बेसिक नॉलेज कैश फ्लो स्टेटमेंट का होना जरूरी है। हम इसके लॉजिक को समझ रहे हैं कि बनाने वाले ने ये फॉर्मेट क्या सोच के बनाया होगा। उसी तरह हमने ऊपर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस भी किया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता है तो आपका नेट प्रॉफिट नहीं दिखता है, प्रॉफिट कम होता है, या तो आपको लॉस दिखेगा। अब एक देखिए बैलेंस शीट उठा के अगर आप उसमें नीचे देखते हो कि इसका नेट प्रॉफिट बहुत ही कम है या इसका नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट क्या है, लॉस है, इसका यह भी मतलब नहीं कि उसका बिजनेस या उसका ऑपरेशन प्रॉफिटेबल नहीं है। हो सकता है उसकी बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हो, उसके फर्नीचर के बिजनेस में उसको बहुत मुनाफा होता हो, बहुत कैश वो जनरेट कर पाता है, पर अनफॉर्चुनेटली एक बार आग लग गई थी तो उसको लॉस बाय फायर हो गया, जिसकी वजह से उसका नेट प्रॉफिट नहीं, क्या दिख रहा है, नेट लॉस। पर इससे आप ये मत कमेंट कीजिए
कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं है, उसका बिजनेस खराब है। नेट लॉस होने के बाद भी बिजनेस तगड़ा है, ये साबित किया जा सकता है। और नेट प्रॉफिट होने के बाद भी बिजनेस में दम नहीं, ये भी साबित किया जा सकता है। दैट इज द पर्पस वी हैव टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेयर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वी शुड बी एबल टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। And this is just a beginning. That's why this is the last chapter in your syllabus. यहां से सिर्फ शुरुआत हो रही है एनालिसिस की, इट इज नॉट एन एंड। एनालिसिस इज अ क्रिटिकल मैटर। आगे देखते हैं। अब आपके वर्किंग कैपिटल में चेंजेस होते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। या तो इससे पैसा आता है या तो पैसा जाता है। अब बोलो, इन्होंने एक चीज ऐड की, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। आपकी करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ। आप खुद ही बताइए, करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होने की जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश को डेबिट और करंट लायबिलिटी को क्रेडिट। तो करंट लायबिलिटी के बढ़ने का मतलब है आपके पास क्या आई? कैश है। डिक्रीज इन करंट असेट, करंट असेट में स्टॉक वगैरह आता है, स्टॉक या डेटर। अगर आपके स्टॉक कम हुए, आपके डेटर कम हुए, तो आइडियली स्टॉक क्यों कम होता है? स्टॉक गया और कैश आई। डेटर क्यों कम हुआ? डेटर ने पैसा दे दिया इसलिए कैश आई। तो आपके करंट असेट के कम होने की जर्नल एंट्री क्या है? कैश को डेबिट और करंट असेट्स को क्रेडिट। तो जब आपके करंट असेट्स में क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो आइडियली आपके बिजनेस में कैश का बैलेंस बढ़ता है। और करंट असेट में इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अरे हां कि ना? उसी तरह डिक्रीज होगी आपकी करंट लायबिलिटी। मान के चलो आपके बिल पेएबल थे, ये आपकी करंट लायबिलिटी घट गया, आपका बिल पेएबल घट गया, तो एंट्री क्या करोगे? बिल पेएबल को डेबिट और कैश को क्रेडिट। अरे आपकी लायबिलिटी तभी घटती है ना जब आप उसको क्या पे करते हो? कैश। अगर आपकी लायबिलिटी घटी है, इसका मतलब आपने कैश में क्या किया है? पेमेंट किया है। अरे हां कि ना? तो करंट लायबिलिटी का घटना मतलब कैश का बैलेंस का घटना, इसलिए इसको क्या किया है? लेस किया। यहां पे दिया है इंक्रीज इन करंट एसेट। आपके करंट असेट्स बढ़े। करंट असेट मतलब स्टॉक। स्टॉक कैसे बढ़ता है? जब आप स्टॉक को डेबिट करते हो तो जाहिर सी बात है आपने कैश का क्या किया होगा? पेमेंट किया। तो ये भी एक सूचक है, करंट असेट का बढ़ना मतलब कैश का जाना। तो इसलिए इसको क्या किया गया? लेस। तो बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग से एक फॉर्मेट बना है। किस चीज का फॉर्मेट? कैश फ्लो का, जिसमें आपका कैश फ्लो को 3 एक्टिविटी में बांटा जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये कुछ नहीं, आपको हमेशा की तरह ये आपका कैश बुक बनाना, बराबर है। फिर नीचे क्या होता है? ऐड करते हो ओपनिंग कैश बैलेंस, और नीचे आपको ऑटोमेटिकली जो मिलता है वो आइडियली आपका क्या होना चाहिए? क्लोजिंग कैश बैलेंस होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, इस आपके बनाए हुए कैश बुक से, ये कैश बुक बनाया आपने, ये कैश अकाउंट बनाया आपने, इस कैश अकाउंट से अगर आपको फॉर्मेट वाइज आपका क्या बनाना होता? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता। तो आप तो ये ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस तो नीचे एडजस्ट करते। अब यहां पे जहां जहां कैश आया है, कितने तरीके से कैश आया है? 4। और कितने तरीके से कैश गई है? 1। इसको बाइफरगेट कर सकते हो एक्टिविटी में। बोलो, डिक्रीज होना स्टॉक का कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? ऑपरेटिंग। कैश आई है तो यहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करोगे? ऐड। इंक्रीज हुआ बिल पेएबल, किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। बिल पेएबल में इंक्रीज होना मतलब कैश का आना, तो वहां पे क्या करोगे? ऐड। सेल किया फिक्स असेट, कैश आई है पर कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। तो आप क्या करोगे? यहां पे नेट प्रॉफिट लिखोगे 4000, उसमें ऐड करोगे 16000, ऐड करोगे कितने? 24000। और इसका जो नेट निकलेगा 4000 प्लस 16000 प्लस 24000, इसको आप नाम क्या दोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अरे हां कि ना? नीचे सेल ऑफ फिक्स असेट लिखोगे और इसको प्लस करोगे कि माइनस करोगे? माइनस करोगे। और 60000 को नहीं, सॉरी, क्या करोगे? प्लस करोगे और इसको दिखाओगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और आपने आपके लॉन्ग टर्म लोन को रीपे भी कर दिया। कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। पैसा आया कि गया? गया। तो नीचे लेस करोगे कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और उसके बाद आइडियली आपका बैलेंस क्या होना चाहिए? मैच। देखिए हम देखते हैं इन्होंने देखो क्या किया। 4000 का क्या लिया? नेट प्रॉफिट। ऐड पैसा आया कहां से? डिक्रीज इन स्टॉक से। ऐड पैसा आया कहां से? डिक्रीज इन लायबिलिटी से।
तो 16 और 24 कितने 40, 4,000 का नेट प्रॉफिट, 40,000 की ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश का इनफ्लो हुआ कितना 44,000, कौन सी एक्टिविटी से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। कैश का इनफ्लो हुआ 60,000, कौन सी एक्टिविटी से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। और कैश का आउटफ्लो हुआ 1,00,000 रुपया, कौन से एक्टिविटी से फाइनेंसिंग। ये आउटफ्लो है तो इसको आइडियली इन्होंने नहीं डाला पर अपन ब्रैकेट में डालेंगे। तो बोलो 44,000 प्लस 60,000 कितने 1,04,000 कैश आई। 44,000 कैश आई ऑपरेशन से, 60,000 कैश आई इन्वेस्टिंग से, माइनस 1,00,000 कैश गई किससे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो आपके पास नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश बैलेंस कितना बचा 4,000 कैश बचा। पहले से ही ओपनिंग बैलेंस कितना था 30,000, तो 30 और 4 कितने हो गए 34। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए 34,000, 34,000 होना चाहिए। Isn't it logical? Or way too logical? Not just logical, but too much logical. So can I expect that you will prepare this format of what? पहले तो आप आंसर बनाओगे और होमवर्क में दूसरा इसका पूरा का पूरा क्या बनाओगे फॉर्मेट बनाओगे। इसका ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड में आपको इंट्रोडक्शन के लिए दिया है। आई डोंट थिंक दे विल आस्क टू मच डीपर क्वेश्चन ऑन दिस। आया भी तो जो टेक्स्ट बुक में 2 क्वेश्चन है उसी में से कुछ ना कुछ पूछा जाना चाहिए, बिकॉज 2 क्वेश्चन पे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आपका प्रिपरेशन होगा। पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरा काम था। एम आई श्योर आई हैव डन इट प्रॉपरली। चलिए ठीक है, सी यू टुमारो।